ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। झारखंड चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गठबंधन के फॉर्मूले को लेकर नाराज है आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया। सीटों पर एक तरफा फैसला लिया गया, तमाम विकल्प खुले हुए हैं। मनोज झा ने बयान को देकर सियासी हवा को और भी बढ़ा दिया है। झारखंड चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। गठबंधन के फॉर्मूले को लेकर नाराज है राजद, तो आरजेडी एक बार फिर से तल्ख तेवर के साथ नजर आ रही है। आज जेएमएम और कांग्रेस के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद 70 सीटों का ऐलान भी किया गया। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं, और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। कोई कंसल्टेशन आपसे नहीं? मैं अपनी बात कह लूं, इस बात का कष्ट होता है, और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। और ये आप भी जानते हैं जो मीडिया के साथी हैं। और मैं चाहूंगा कि जो हमारी मनोभावना हमारे यहाँ की यूनिट ने, कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखा, उसके अनुरूप उम्मीद की जानी चाहिए थी कि आप कोई भी चीजें प्रक्रियाधीन करने से पूर्व कंसल्टेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करते। तो इस वक्त बड़ी खबर यही है कि सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी बिल्कुल नाखुश नजर आ रही है। आपके सामने झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर आरजेडी मनोज झा ने पार्टी की नाराजगी का इजहार किया है। ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि आरजेडी पूरा नेतृत्व यहाँ है। आज सुबह बैठक हुई और उस बैठक में ये पाया गया कि ताकत जनाधार की है, जो राजद के पक्ष में है। पिछली बार हम 7 सीटों पर लड़े थे क्योंकि उस वक्त कुछ माहौल था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रांची में है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नहीं बुलाया गया। तो झारखंड चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी के पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। तो कल ही एनडीए ने अपनी लिस्टों को लेकर, सीटों को लेकर सभी समीकरण और सीट बंटवारे को लेकर सहमति फाइनल कर ली थी, और अब बीजेपी की पहली लिस्ट भी जारी हो गई है। 66 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो लगातार झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी है, और अब बीजेपी की पहली लिस्ट भी सामने आ गई है। इस लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। 68 पर इस बार बीजेपी लड़ती हुई, चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आएगी झारखंड में, और 66 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है, किसका नाम कटा है, किसे कहां से टिकट दिया गया? देखिए, तमाम बीजेपी की तमाम अटकलों के बाद जो है बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 43 विधानसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट है। और ये इसके बाद जो है अब झारखंड में नामांकन का
जो दौर जारी है और वो 25 तारीख तक वो नामांकन की अंतिम तिथि भी बताई जा रही है जो प्रथम चरण से चुनाव होंगे। और ऐसे में जो लिस्ट जारी की है जो राज्य के 43 विधानसभा की तरफ तो निश्चित रूप से जो अब तस्वीर जो है धीरे धीरे जो है सस्पेंस का जो पर्दा कर सकते हैं वो साफ है। और अब सीधी लड़ाई अब है क्योंकि आज जो है अजय आपकी आवाज सही से नहीं मिल पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। तो बीजेपी की पहले लिस्ट जारी हो गई है, 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। एनडीए में सीट सहमति बनती है और सीटों की सहमति के बाद अब एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है। 66 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। 68 सीटों पर चुनावी हुंकार बढ़ती हुई नजर आएगी बीजेपी और 66 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी हो गई है। जल्द ही चुनाव होने हैं, 2 चरणों में झारखंड में चुनाव है और ऐसे में सियासत तेज है। बीजेपी के खेमे में भी मंथन का दौर जारी है, चिंतन का दौर जारी है और एक बार फिर से बीजेपी की पहली लिस्ट 66 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो चुनावी राज्य झारखंड से यह बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 66 उम्मीदवार इस लिस्ट में, 66 उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में शामिल है। ऐसे में लगातार बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी बेहद सक्रिय इस चुनावी माहौल में। सबसे पहले सीटों को लेकर सहमति बनती है, सहयोगी दल के साथ बैठक की जाती है। सीटों को लेकर सहमति बनने के बाद आज बीजेपी पहले लिस्ट भी जारी करती हुई नजर आती है। 66 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। बीजेपी की पहली लिस्ट है। 68 सीटों पर इस बार चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आएगी। तो कई मुद्दों के साथ बीजेपी नजर आ रही है, खासतौर पर घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में बीजेपी खूब ज्यादा भुनाती हुई नजर आ रही है। रोजगार का वो मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी ललकार भर रही है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे लगातार बने हुए हैं। अजय, पहली लिस्ट जारी हो गई है, 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, क्या कुछ इस लिस्ट में खास? देखिए, सबसे पहले है कि जो प्रथम चरण में 13 तारीख को जो मतदान होने हैं 13 नवंबर की, उसकी प्रथम लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी की 43 विधानसभा सीटों की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि धनबाद से बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के राजमहल से अमित कुमार ओझा है, गोरियों से योगेंद्र हेम्ब्रम है, जीटी पाला से बाबूधन मुर्मू है, महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम है और शिकारी पाला से प्रत्युष सोरेन है, नाना से माधव चंद्र महतो है। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि जामताला जो है हर सीट से में जाता है, वहाँ से सीता सोरेन जो हाल फिलहाल में ही झारखंड की छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। और एक बार फिर बीजेपी जो है सीता सोरेन पर अपनी भाग गांव खेला है और वो अपने भाग आजमा दिए हैं। तो आप कह सकते हैं कि संस्थान की सबसे हॉट सीटों में मिलने जाने वाला दुमका जो है, इसमें सुनील सोरेन जो है वो चुनाव लड़ेंगे। जामा से अगर हम बात करेंगे, जामा तो सुरेश मुर्मू है, जरमुंडी से जो देवेंद्र कुंवर है, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह है, सारस विधानसभा से रणधीर कुमार सिंह जो है वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आप कह सकते हैं देवघर से जो है नारायण दास जो लगातार आप कह सकते हैं कि यह तीसरी बार जो है वो अपनी भाग्य को आजमा रहे हैं देवघर से। और पुरैया हाट की अगर बात करें तो देवेंद्र नाथ सिंह, अगर गुड्डा अमित कुमार मंडल है। तो आप सकते कि इस प्रकार की तमाम जो है प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। तो अगर हम बात कर ले, अगर हम बगोदर से है नरेंद्र महतो है, जमुआ से है मंजू देवी जो हाल फिलहाल में कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुई थी और उन पर जो है बीजेपी अपने भरोसा जताया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह इस बार जो लिस्ट जारी की गई संतुलित लिस्ट के रूप में है। गांडे अगर विधानसभा की बात करें जहां से कल्पना सोरेन भी वर्तमान में विधायक रहा है और वहां से अपने कल्पना सोरेन को टक्कर देने के लिए मुन्ना ऐसे में 66 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट बीजेपी की सामने आ गई है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारी। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, महाकुंभ में होगा 7 स्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह। महाकुंभ 2025 को अभेद बनाएगी योगी सरकार। महाकुंभ में तैनात होंगे 37,000 से अधिक पुलिसकर्मी, 10 जोन, 25 सेक्टर,
56 थाने 155 चौकियों में मेला क्षेत्र में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, कैंपों, पुलों में सुरक्षा तैनात की जाएगी। आतंकी गतिविधियों को निपटाने के लिए इंटेलिजेंस यूनिट्स सुरक्षा बलों के मामले में भी टूटेगा पिछले सभी कुंभों का रिकॉर्ड। तो 1500 महिला पुलिसकर्मी महिला श्रद्धालुओं को सुरक्षा देती हुई नजर आएंगी। इंटेलिजेंस यूनिट से मिलेगी पल पल की खुफिया रिपोर्ट। तो इस बार सुरक्षा व्यवस्था बेहद सुदृढ़ रहने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, महाकुंभ को लेकर 7 स्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार हो गई है योगी सरकार की। जी बिल्कुल सुनती, महाकुंभ 2025 के सुरक्षा को लेकर एक अभेद किला योगी सरकार ने तैयार किया है और महाकुंभ में 37,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे और इसे 10 जोन में बांटा गया है। और बात करें अगर आतंकी जैसी गतिविधियों से निपटने के लिए भी एटीएस पूरी तरह से तैयार रहेगी। साथ ही साथ खुफिया यूनिट जो है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और जिस तरह से सुरक्षा बलों के मामले में इस बार ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही साथ महिला सुरक्षा कर्मियों, महिला श्रद्धालुओं के लिए 1500 महिला सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से एक खाका तैयार किया गया है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, अब निर्देश हो गया है डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश की निगरानी में महाकुंभ होगा और जिस तरह से 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था का चक्रव्यूह तैयार किया गया है, यह काफी अहम है। बिल्कुल आसिफ, बेहद अहम ये फैसला और एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर चक्रव्यूह तैयार किया गया है। आसिफ, आतंकी गतिविधियों के निपटारे के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है, रूपरेखा क्या कुछ है प्रशासन की? जी बिल्कुल, जिस तरह से मेले में काफी भीड़ होगी और महत्वपूर्ण स्थल होंगे, कैंप लगे जाएंगे और पुलों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो महाकुंभ में देश विदेश के जो साधु आते हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी अब यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस पर है। और अगर बात करें आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए तो यहाँ पर एटीएस के जवान जो है तैनात रहेंगे। इसके अलावा सुरक्षा बल बिल्कुल, ऐसे में 10 जोन 25 सेक्टर 56 थाने तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करती हुई महाकुंभ में योगी सरकार नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं डॉक्टर से अभद्रता मामले में बड़ा खुलासा, मऊ के सपा सांसद संजीव राय पर लगे हैं आरोप। बिना तहरीर दिए पुलिस ने दर्ज कर ली है एफआईआर। डॉक्टर सौरभ ने पुलिस एफआईआर पर खड़े किए सवाल। थाना प्रभारी को तहरीर देकर एफआईआर हटाने की मांग भी की है। तो डॉक्टर से अभद्रता मामले पर यह खुलासा, बिना तहरीर दिए ही पुलिस ने दर्ज कर ली है एफआईआर। डॉक्टर सौरभ ने पुलिस एफआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं बहराइच हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अवैध रूप से बने 23 घरों पर लाल निशान भी लगा दिए गए, जिन्हें खाली करवाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक ये घर खाली हो जाएंगे। बहराइच में हिंसा स्पॉट पर अवैध रूप से बने 23 घरों पर लाल रंग के निशान लगाए गए। घरों को खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बुलडोजर से इन्हें ढहाने की तैयारी की जा रही है। तो जमींदोज किया जाएगा इन मकानों को। सोमवार तक इस पर कार्रवाई होने की संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही 5 से 10 आरोपियों पर एनएसए लगाने की बात भी कही जा रही है। तो प्रशासन ने 23 घरों को चिन्हित किया है और नोटिस चस्पा करती हुई नजर आई। वहीं सपा के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी हार के डर से चुनाव से भाग रही है। बीजेपी नेताओं को इंडिया गठबंधन की ताकत की वजह से रात में नींद नहीं आ रही। सरकारी मशीनरी से बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। जनता इनके दुष्प्रचार को समझ चुकी है। इंडिया वॉइस से खास बातचीत की में सपा के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए।
यूपी में उपचुनाव की सीटों पर जो इलेक्शन होने हैं उसकी तिथि का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर सीट पर अब पेच फंसा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं होने देना चाहती। हमारे साथ मौजूद हैं एमएलसी उदयवीर सिंह जी, जिनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। बीजेपी का जो बड़ा आरोप है, समाजवादी पार्टी की कोई भूमिका चुनाव कराने में नहीं है। अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीते, उनके खिलाफ याचिका की भाजपा के प्रत्याशी गोरख बाबा ने। अवधेश प्रसाद जी ने इस्तीफा दे दिया, सीट रिक्त हो गई। अपना मुकदमा वापस लेना था तो गोरख बाबा को लेना था, वो भाजपा के हैं। जिलाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पोस्टेड है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिला अधिकारी ने रिपोर्ट भेजी होगी उत्तर राज्य चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी होगी। मुख्यमंत्री खुद उस क्षेत्र के प्रभारी हैं। तो ये सारे भाजपा से जुड़े लोगों की भूमिका है। क्या ये सब सो रहे थे? अब दौड़े दौड़े रातों रात भाग रहे हैं कोर्ट में अपना मुंह छुपाने के लिए। तो जो कानूनी प्रक्रिया हो तो पूरी करनी पड़ेगी। तो अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देना, चुनाव नहीं कराना चाहते थे तो न कराते, कराना है तो कराएं, दूसरों को क्या दोष देते हैं। समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, पूरी तरह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सरकारी व्यवस्था में समाजवादी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई अक्षमता है, जिसकी वही खबर सहरसा से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हथियार लैश बाइक सवार बदमाशों ने कुरियर बॉय के साथ लूटपाट की और सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर बलवा हाट NH 107 सड़क मार्ग के पुरानी बाजार ठाकुरबाड़ी के समीप बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने कुरियर कंपनी के कर्मी के साथ लूटपाट की। पीड़ित कुरियर बॉय का नाम अर्जुन कुमार बताया जा रहा है। शुक्रवार की शाम नया टोला गांव में एक व्यक्ति को पार्सल डिलीवरी कर वापस पुरानी बाजार स्थित अपने ऑफिस लौट रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उसके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिलों के प्रभारी मंत्री और बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सभी 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया और रणनीतियां तैयार की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 9 सीटों पर उपचुनाव को जीतने के लिए मंत्रियों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी है। वही खबर सहरसा जिले से है, जहां अंधविश्वास के चक्कर में महिला की जमकर पिटाई की गई। शनिवार को सुबह में पड़ोस के रहने वाले लोगों ने डायन कहकर 65 वर्षीय महिला को जमकर पीटा। बचाने गए महिला के बेटे और बेटी को भी लाठे डंडों से मार मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट के इस मामले में महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। आनन फानन में परिजनों ने सभी जख्मी को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां सभी का इलाज जारी है। सकडी नासरीगंज मार्ग पर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के चांदी बाजार की राम जानकी मंदिर के समीप ट्रैक्टर ने दूध लेकर डेयरी पर जा रहे एक अधेड़ को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद चांदी थाना गश्ती पुलिस द्वारा उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को चिंताजनक देखते हुए रेफर कर दिया गया। वही घटना के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार बताया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अब स्कूलों में उदाहरण के तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह मामला मोतिहारी के चर्चित ठाका प्रखंड के जमुआ मध्य विद्यालय में छात्रों को हिंदी की पढ़ाई के दौरान ब्लैक बोर्ड पर शराब की उदाहरण दी जाती है। सरकारी स्कूल में हिंदी मुहावरा के अजब गजब के उदाहरण देते हुए छात्रों को पढ़ाया जाता है। बच्चों को पढ़ाया गया कि गधा पांव के फूलने का मतलब होता है समय पर दारू का नहीं मिलना, कलेजा ठंडा होना मतलब पैग गले के नीचे उतारना, नेकी कर दरिया में डाल का मतलब होता है फ्री में दोस्तों को पिलाना। इस बाबत ढाका के
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अखिलेश कुमार से जानना चाहा कि क्या स्कूल में शराब की पढ़ाई करवाने की बात सही है, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने न तो सिर्फ उक्त महिला शिक्षिका का नाम बताया, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि ब्लैक बोर्ड पर शराब का उदाहरण देकर पढ़ाई कराने और करवाने वाली शिक्षिका अभिनेता ने इनसे फोन पर मैसेज कर माफी मांगी है। हमने उससे स्पष्टीकरण की मांग भी की है। वहीं रोहतास जिले के तिलोथी कुटिया पर मेला घूमने आए दो चचेरे भाई सोन नदी में डूब गए। दोनों युवक रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव के बताए जा रहे हैं। दोनों चचेरे भाई वार्षिक मेला घूमने के लिए तिलोथू कुटिया पहुंचे थे। इसी दौरान सोन नदी की ओर घूमने गए, जहां आपस में दौड़ते दौड़ते सोन नदी के गहरे पानी में डूब गए। सूचना पर प्रशासन पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।